बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल से कुछ मॉडल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए फटाफट से बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। पहला सवाल देखेंगे उससे पहले थोड़ा सा एक बार संक्षेप में आप अपने सिलेबस को समझ लीजिए। सबसे पहला तो आपका जो सेक्शन है उसमें जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन या फिर हिंदी कॉम्प्रीहेंशन से 10 सवाल आपको करने होंगे। सेकंड जो सेक्शन होता है वो होता है रीजनिंग का, इसमें आपको 20 सवाल करने होंगे। थर्ड सेक्शन में एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें 25 सवाल देखने को मिलेंगे और इसमें जो सवाल होंगे वो आपके एक तरह से जीएस का क्वेश्चन इसमें रहेगा। सेक्शन 4 जो है वो आपका है टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, जिसमें पेडागोजी से रिलेटेड और टीचिंग इन्वायरमेंट इन द स्कूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी। तो इसी के आधार पर आज के इस क्लास में 25 सवालों को तैयार किया गया है। आइए फटाफट से सवालों की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो जीवन के लिए तैयारी करना है, ना तो नौकरी पाना है, ना परीक्षा में उत्तीर्ण करना है, ना ही धन अर्जित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जीवन के लिए तैयारी करना। तो ये हमारा सही विकल्प होगा। शिक्षा का मूल्य लक्ष्य व्यक्ति को समग्र विकास के लिए तैयार करना है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शंस है छात्रों की संख्या, पाठ्यक्रम की कठिनाई, छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर, या फिर विद्यालय की सुविधा पर। तो शिक्षण विधियों का चयन अगर पूछा जाए तो हम यहाँ पे इसके साथ जाएंगे कि छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या नीड है और उनकी क्या कैपेसिटीज़ हैं, उनके अंदर क्या किस प्रकार की क्षमता है, इसके आधार पर हम अपने शिक्षण विधि का, ठीक है, टीचिंग मेथड्स का हम सिलेक्शन करेंगे और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगला सवाल है अनुभव से सीखना किस शिक्षा शास्त्री का सिद्धांत है। अनुभव से सीखना यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ठीक है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी इसको कहते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जब बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन होगा जॉन डेवी, ठीक है। जॉन डेवी भी इनको कहा जाता है, इंग्लिश में इस तरह से इनका स्पेलिंग रहेगा जॉन डेवी, ठीक है। इसका उच्चारण कहीं कहीं डुई भी हो जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। वैसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप इंग्लिश में नाम ध्यान में रखेंगे जॉन डेवी। तो अनुभव से सीखना जॉन डेवी का सिद्धांत है। जॉन डेवी के अनुसार अनुभव के माध्यम से सीखना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यह वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। अगला सवाल है विद्यालय को किस रूप में देखा जाता है। केवल अध्ययन का स्थान, समाज का लघु रूप, अनुशासनात्मक संस्था, या फिर परीक्षा केंद्र। तो विद्यालय जो होता है हमारा, वो हमारे समाज का ही एक लघु रूप है, जिसमें विभिन्न समुदाय, विभिन्न संप्रदाय के बच्चे रहते हैं। अलग अलग समुदाय, संप्रदाय, धर्म को मानने वाले शिक्षक रहते हैं। मतलब पूरे समाज का प्रतिनिधित्व हमारा विद्यालय करता है, तो इसलिए समाज का लघु रूप विद्यालय को कहा गया है। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षकों को अधिक स्वतंत्रता देना, पाठ्यक्रम को सरल बनाना, बालक की रुचि, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण करना, या फिर केवल उच्च अंक प्राप्त करना। तो हमारा देखिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह है बालक की रुचि, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण करना। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। अगला सवाल है ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। केवल शिक्षक के पढ़ाने से, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी से, पुस्तकें पढ़ने से, केवल परीक्षा देने से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी से ज्ञान का निर्माण संभव हो पाता है। अगला सवाल है शिक्षण में सुधार के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। शिक्षण में सुधार के लिए सबसे प्रभावी तरीका कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, पाठ्यक्रम को बार बार बदलना, शिक्षण में नवीन तकनीकों और विधियों का प्रयोग करना, परीक्षा प्रणाली को कठोर बनाना। तो देखिए शिक्षण में जब सुधार की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि शिक्षण में नवीन तकनीक लाते हैं और नए नए विधियों का प्रयोग करते हैं। यही हमारा सबसे प्रभावी तरीका होता है,
जब एक विधि से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम नई विधियों को प्रयोग में लाते हैं और नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि NEP 2020 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्मार्ट कक्षा या फिर ई लर्निंग कहें तो ई लर्निंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि हमारे विद्यालयों में अब स्मार्ट क्लासेस लगने शुरू हुए हैं और आने वाले समय में सारे क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट डिजिटल पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगला सवाल लेते हैं, विद्यार्थी को सीखने के लिए सर्वाधिक प्रेरित करने वाला तत्व क्या है? पुरस्कार और दंड, उनकी रुचि और जिज्ञासा, शिक्षक का कठोर अनुशासन, परीक्षा का भय। तो विद्यार्थी जो है वो सीखने के लिए सर्वाधिक प्रेरित कब होते हैं? जब उनकी खुद की रुचि होती है, उनकी खुद की जिज्ञासा होगी पढ़ने की, तभी वो सर्वाधिक प्रेरित होंगे, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, उनकी रुचि और जिज्ञासा। विद्यालय में अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, विद्यालय में अनुशासन का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है तो भय पैदा करना तो बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो नेगेटिव मोटिवेशन वाले होते हैं तो इनको हमें टिक नहीं करना है। आज्ञाकारिता सुनिश्चित करना, स्व अनुशासन विकसित करना, कक्षा में शांति बनाए रखना। तो अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है स्व अनुशासन विकसित करना। विद्यार्थियों में सेल्फ डिसिप्लिन अगर हम डेवलप कर पाते हैं, यही हमारे अनुशासन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार किसके अध्ययन से मिलता है? दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र या फिर मनोविज्ञान। तो देखिए, मनोवैज्ञानिक आधार पूछा जा रहा है, साइकोलॉजिकल यहाँ पे बेस पूछा जा रहा है, तो ये हमारे मनोविज्ञान से ही प्राप्त होता है। ठीक है, साइकोलॉजी के स्टडी से मनोवैज्ञानिक आधार प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। मनोविज्ञान से छात्रों को सीखने की प्रक्रिया, उनकी प्रेरणा एवं संज्ञानात्मक विकास की समझ प्राप्त होती है। अगला सवाल है, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल ज्ञान का संचारक, अनुसंधानकर्ता, मार्गदर्शक या फिर नियंत्रक। तो इसमें देखिए सही विकल्प हमारा ऑप्शन नंबर सी है, मार्गदर्शक। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए। अगला सवाल है, समूह अधिगम, जिसको हम लोग कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं, इसका प्रमुख लाभ क्या है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, व्यक्तिगत काम में वृद्धि करना, सामाजिक कौशल एवं सहयोग को बढ़ावा देना, केवल उच्चतम छात्र को मान्यता देना। तो इसके लिए देखिए सबसे सही ऑप्शन हमारा सी है, सामाजिक कौशल एवं सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, जब हम समूह अधिगम करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे एक ग्रुप में बैठते हैं, अलग अलग विद्यार्थियों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, जिससे उनके अंदर जो है वो सामाजिक कौशल की भावना जागृत होती है और एक दूसरे को सहयोग देना वो शुरू करते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेंगे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों में सोचने की प्रक्रिया किस प्रकार विकसित होती है? केवल याददाश्त से, सक्रिय अनुभवों से, केवल शिक्षण द्वारा, आकस्मिक घटनाओं से। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चों में जो सोचने की प्रक्रिया है यह सक्रिय अनुभवों से विकसित होती है। जब बच्चे सक्रिय अनुभव ग्रहण करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में, तो ही उनका जो सोचने का प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग उनका अच्छे से डेवलप होता है। अगला सवाल लेंगे, वर्गीकरण में समर्थन प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? समर्थन प्रतिक्रिया को इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं और स्कैफोल्डिंग आपको पता होगा, ये लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है। किसकी थ्योरी है? लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है ना। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, इसमें ZPD आता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और स्कैफोल्डिंग एक इम्पोर्टेंट इनका है, सोशियो कल्चरल, इन्होंने थ्योरी दी थी सीखने के सिद्धांत के अर्थ अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए, वर्गीकरण में समर्थन प्रक्रिया यानी कि स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? बिना किसी सहायता के सीखना नहीं। स्कैफोल्डिंग का मतलब ही होता है समर्थन प्रदान करना। ठीक है, सहायता, सपोर्ट प्रदान करना। तो बिना किसी सहायता के सीखना है तो गलत हो जाएगा। चरणबद्ध सहायता द्वारा सीखना, ये बिल्कुल सही है। केवल शिक्षक द्वारा ही समाधान देना नहीं, बच्चे जो है या तो अपने से बड़े जैसे कि उनके टीचर्स हैं, उनके कलीग्स हैं,
उनके घर में जो बड़े उनके भाई बहन हैं उनसे भी सीख सकते हैं। साथ ही वो अपने से कम आयु वर्ग के लोगों से भी वो सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बड़े लोगों को नहीं आती लेकिन छोटे बच्चों को आती है, तो एक बड़ा व्यक्ति जो है वह एक छोटे बच्चे से सीख रहा है। तो इस प्रक्रिया में ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि केवल शिक्षक द्वारा ही समाधान देना। समाधान हम किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है केवल समूह में काम करना, तो ये भी गलत है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरणबद्ध सहायता द्वारा सीखना। मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? हम लोग बच्चों का मूल्यांकन क्यों करते हैं? केवल अंक देने के लिए नहीं, छात्र की सीखने की प्रगति को मापने के लिए सही। केवल रैंकिंग करना, तो रैंकिंग करना तो बिल्कुल भी इसका उद्देश्य नहीं है। सिर्फ कक्षा में अनुशासन बनाए रखना भी इसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा सही यहाँ पे। अगला सवाल लेंगे, शिक्षण विधि में प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि को इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो फीडबैक का महत्व क्या है? केवल परीक्षा परिणाम सुधारने में, छात्र की गलतियों को सुधारने में सहायता करता है, शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, या फिर केवल प्रशंसा देने में? तो देखिए, फीडबैक से हम बच्चों की गलतियों को सुधारने में उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बच्चों का फीडबैक लेते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ाया और उनसे कुछ सवाल बच्चों से पूछ लेते हैं। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो उनका सही उत्तर दे रहे होंगे, वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो गलत उत्तर दे रहे होंगे। तो जो छात्र गलत उत्तर दे रहे हैं उनकी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। अगला सवाल है, सूचनाओं के प्रसार और शिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्या कहा जाता है? केवल कंप्यूटर शिक्षा, ई लर्निंग, परंपरागत शिक्षण, केवल शिक्षण सामग्री का वितरण? तो देखिए, सूचनाओं के प्रसार और शिक्षण में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, जैसे ही टेक्नोलॉजी आएगी तो हम उसको ई लर्निंग कहेंगे। ठीक है, तो ई लर्निंग के बारे में भी मैंने चर्चा की, यानी P2020 के अंतर्गत भी ई लर्निंग को बढ़ावा देने का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, विद्यालय का प्रबंधन एवं नेतृत्व किस पर निर्भर करता है? केवल प्रधानाचार्य की क्षमता, पूरे शिक्षण समुदाय की सहभागिता, केवल प्रशासनिक कर्मचारियों पर, या फिर केवल सरकारी नीतियों पर? तो विद्यालय का प्रबंधन एवं नेतृत्व पूरे शिक्षण समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है। एक भी कड़ी अगर कमजोर होगी तो क्या होगा? वहाँ पे प्रबंधन एवं नेतृत्व क्षमता प्रभावित होगी और जो लक्ष्य प्राप्त करने चाहिए वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शिक्षण में पराकाष्ठाधिगम, इसको होलिस्टिक लर्निंग कहते हैं। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? संपूर्ण या सर्वांगीण विकास, इसको हम लोग कहते हैं ना। इसका क्या अर्थ है? केवल पाठ्य पुस्तक ज्ञान, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी आयामों का विकास। तो यही देखिए सही ऑप्शन है, क्योंकि जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। बच्चों का शारीरिक विकास आ जाता है, उनका मानसिक विकास आ जाता है, उनका सामाजिक विकास आता है और साथ ही साथ भावनात्मक विकास भी इसमें शामिल होता है। अगला सवाल लेंगे, शिक्षण में प्रेरणा सिद्धांत, मोटिवेशन थ्योरी के अनुसार छात्रों को प्रेरित करने का मुख्य साधन क्या है? पुरस्कार और दंड, आत्म प्रेरणा और रुचि, केवल कड़ी मेहनत, केवल विद्यालय की प्रतिष्ठा? तो मोटिवेशन थ्योरी कहती है कि अगर बच्चे आत्म प्रेरित हो और उनमें रुचि हो तो ये सबसे प्रमुख साधन होता है उन्हें प्रेरित करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया में विविधीकरण, डिफरेंशिएशन का क्या महत्व है? सभी छात्रों को समान शिक्षण सामग्री देना, छात्रों के व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, केवल उच्च योग्यता वाले छात्रों पर ध्यान देना, या केवल निचली कक्षा के लिए विशेष विधि अपनाना? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कह रहा है कि छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। अगला सवाल लेंगे, शिक्षक विद्यार्थी संबंध में सकारात्मक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? केवल शैक्षिक प्रदर्शन में वृद्धि, छात्रों की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और आत्मविश्वास में वृद्धि? यही सही ऑप्शन है।
केवल अनुशासन में सुधार, केवल कक्षा के नियंत्रण में नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि छात्रों की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के साथ साथ उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगला सवाल लेते हैं, विद्यालय में सामाजिक शिक्षा का क्या महत्व है? सोशल एजुकेशन, केवल सामाजिक गतिविधियों के लिए, छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का विकास, केवल खेलकूद, केवल शैक्षणिक ज्ञान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें कहा जा रहा है कि छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का विकास इसमें शामिल है। अगला सवाल लेते हैं, शिक्षण में सक्रिय शिक्षण, एक्टिव लर्निंग का प्रमुख तत्व क्या है? सुनना और नोट लेना, शिक्षक का एक तरफा भाषण, छात्रों की सक्रिय भागीदारी और चर्चा, केवल परीक्षा तैयार करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छात्रों की सक्रिय भागीदारी और चर्चा। अगला सवाल, शिक्षण में मूल्यांकन के औजार, इसको टूल्स ऑफ असेसमेंट भी कहते हैं, टूल्स ऑफ असेसमेंट में से कौन सा उपकरण फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट आप लोग समझते होंगे, असेसमेंट के अलग अलग प्रकार है, जिसमें फॉर्मेटिव है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है ना। तो इसमें कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत कौन आएगा? वार्षिक परीक्षा, ये देखिए समेटिव असेसमेंट होता है। क्विज और रचनात्मक कार्य, ये सही है। केवल सैद्धांतिक परीक्षा, केवल सैद्धांतिक परीक्षा नहीं होगा, केवल विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। तो इस क्लास में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने डिस्कस किया गया। इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।